नमस्कार दोस्तों। भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर ईरान में जंग छिड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर धावा बोला है और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, मिसाइल के हमले। और भारत से, दिल्ली से ऐसे ही करीब करीब 2200 किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से तेल टैंकर्स गुजर कर दुनिया भर में जाते हैं, भारत भी आते हैं। भारत में जो तेल और गैस की सप्लाई होती है 50% लगभग उसी रास्ते से आते हैं, जिस रास्ते पर ईरान ने मोर्चा खोल रखा है और तेल टैंकर्स के आने की रफ्तार कम हो गई है। असर भारत में दिखने लगा है। कई शहरों से खबरें आने लगी है कि गैस की किल्लत हो रही है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, कई तरह की फैक्ट्रियों पर तालाबंदी की खबरें आ रही है, पेट्रोल पंप पर भीड़ लग रही है। यूपी से कई तस्वीरें आई है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, देश के वित्त मंत्री चुप है, रक्षा मंत्री चुप है, शीर्ष पर बैठे तमाम लोग चुप हैं। भारत ईरान पर हमले के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता और भारत पर जो असर पड़ रहा है उससे जुड़ी हुई खबरें सूत्रों के हवाले से अखबारों में छप रही है। लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है संसद से सड़क तक कि अमेरिका के सामने क्यों झुकी है मोदी सरकार। ईरान वार की आंच अगर भारत पर पड़ने वाली है तो भारत सरकार की चुप्पी का मतलब क्या है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या भारत को तेल और गैस की किल्लत का खतरा है। लेकिन साथ में सवाल यह भी है कि ईरान और अमेरिका वार के बीच क्या करे भारत, क्या करे मोदी सरकार। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय सिंह भी बहुत लगातार मुखर हैं, सरकार पर हमले कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी के बयान तो आए ही। विपक्ष के तमाम नेताओं का रवैया मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने का है और साथ में सवाल कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुकती हुई क्यों नजर आ रही है, झुकी ही हुई क्यों। संजय सिंह जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि क्या करे भारत सरकार। भाई, लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल में है, इसमें भारत सरकार क्या करे जो आप इतनी घेराबंदी कर रहे हैं। अजीत जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो यह कि भारत सरकार को कुछ करना ही नहीं था। यह झगड़ा भारत सरकार का था ही नहीं। इस झगड़े में तो तू कौन मैं खामखा, इनका कोई मतलब नहीं था। जाके खामखा इस गले पड़ गए इजराइल के, जाके फर्जी मेडल पहन के वापस आ गए और 2 दिन के बाद युद्ध हो गया। उस युद्ध में 160 स्कूली बच्चियां मारी जाती हैं, प्रधानमंत्री खामोश। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश। ईरानी नौसेना का जहाज जो हमारा मेहमान था, वापस जाते हुए अमेरिका उसको उड़ा देता है। 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे जाते हैं ईरान के, प्रधानमंत्री खामोश। तो प्रधानमंत्री पता नहीं किस गुफा में छुपे हुए हैं और उन्होंने जानबूझ के ईरान से अपने रिश्ते खराब कर लिए। अब आप कह रहे हैं कि भारत सरकार करे क्या। जब आपके रिश्ते अच्छे थे, आप अपने रिश्ते ईरान से अच्छे बना के रखते। भारत को कम से कम तेल और गैस का जो ये संकट पूरे देश में मंडरा रहा है, इस संकट से तो मुक्ति मिल जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था कि यह संकट आएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे यह बात कह रहा हूं। मैं 2 दिन से 267 का नोटिस दे रहा हूं कि इस मुद्दे पे चर्चा कराई जाए और जब सदन में चर्चा होगी तो मैं बात रखूंगा कि यह प्रधानमंत्री के द्वारा प्रायोजित, प्रधानमंत्री के द्वारा जबरन देश की जनता को महंगाई की आग में धकेलने की कार्रवाई है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार्मुज का समुद्री मार्ग, जिससे भारत का 60% कच्चा तेल आता है और 50% गैस आती थी, आपने ईरान के साथ जबरदस्ती अपने रिश्ते बिगाड़ के वो गैस और तेल की सप्लाई बंद करवा ली। आज रूस और चीन के जहाज उस रास्ते से पार हो रहे हैं, हमारे जहाज पार नहीं हो रहे हैं और जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं। मोरबी गुजरात में 600 से अधिक टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। एक मिनट रुकिए, मोरबी और बाकी चीज पर आते हैं, जरूर बोलिएगा, लेकिन एक ही सांस में सब बोलने से पहले कुछ सवाल बीच में है काउंटर कि आप इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी कैसे तय कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या करें।
और उसके बाद अगर वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर तेल टैंकर्स या तेल के जहाज नहीं आ रहे, दुनिया भर के देशों के नहीं आ रहे, सब जगह तेल की कीमतों में इजाफा होने के खतरे हैं। हालांकि भारत सरकार कह रही है कि उनके पास तो स्टॉक है। कृपा करके इस बात को संशोधित कीजिए कि वहां से रूस और चीन के जहाज आ रहे हैं, भारत के जहाज नहीं आ रहे हैं। और भारत और ईरान के रिश्ते इतने मित्रतापूर्ण थे कि ईरान हमको रुपए में तेल देता था। भारत और ईरान के रिश्ते इतने मित्रतापूर्ण थे कि 1984 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जब हमारे खिलाफ हो गई थी तो अकेला ईरान ऐसा देश था जिसने कश्मीर के मसले पे भारत का साथ दिया था। भारत और ईरान के रिश्ते इतने मित्रतापूर्ण थे कि 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो तेल का बकाया था, उन्होंने कहा आप अपने अर्थव्यवस्था में भी इस्तेमाल कीजिए, बाद में हमको लौटा दीजिएगा। आप उस देश के साथ जबरदस्ती अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ लिए? जब आपको पता है कि 50% से अधिक हार्मोज समुद्री मार्ग का रास्ता ईरान के कब्जे में है, ईरान में आता है, तो आपने उसी देश से अपना रिश्ता बिगाड़ लिया जहां से कच्चे तेल आपके आते हैं 60%, जहां से 50% गैस आपकी आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर देश को महंगाई की आग में धकेला। मैं 2 बार बोल रहा हूं, आप अगर 10 बार मुझसे कहेंगे तो मैं पूरे तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ ये समझा सकता हूं कि जानबूझकर कैसे महंगाई की आग में धकेला। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में कि भाई अमेरिका ने टारगेटेड ढंग से ईरान पर हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 40 लोगों को मार दिया, और उसके बाद जो भी जंग के हालात है आज 11 दिन। आप इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि आप विपक्ष में हैं, इसलिए दुनिया के प्रधानमंत्री मोदी को घसीट कैसे रहे वो जरा समझना चाहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आप इसको जायज मानते हैं? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जबरन पकड़ के गिरफ्तार करके अपने देश में लेके चला गया अमेरिका, आप इसको जायज मानते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, जिनको प्रधानमंत्री ने 7वीं शताब्दी के कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी, उनकी हत्या पर खामोशी, आप इसको सही मानते हैं? 160 स्कूली बच्चियों की मौत, आप इसको सही मानते हैं? और इसमें आपका कोई स्टैंड नहीं होगा? रूस बोला, चीन बोला, नॉर्वे बोला, इटली बोला, फ्रांस बोला, यहां तक कि अमेरिका में, उसने छोटा सा देश स्पेन बोला, नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, स्पेन बोला, ठीक कह रहे हैं आप, स्पेन बोला जो नाटो का मेंबर भी है, स्पेन बोला, कनाडा बोला, इटली बोला, तमाम देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि अमेरिका में इस युद्ध का विरोध हो रहा है और वहां एक लेडी पायलट, मैं उसकी बहादुरी को सलाम करूंगा, उसने कहा हम अमेरिका से इजराइल जहाज नहीं ले जाएंगे, हथियार नहीं ले जाएंगे, और हम नरसंहार के लिए अमेरिका का समर्थन इजराइल को नहीं दे सकते। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। न्यूयॉर्क से लेकर तमाम शहरों की सड़कों पर लाखों लोग अमेरिका में इस युद्ध के खिलाफ निकले हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारा प्रधानमंत्री गुफा में छिपा हुआ है, और आप कह रहे हैं जिम्मेदारी कैसे हुई हम नरेंद्र मोदी की? आपका कोई स्टैंड नहीं होगा इन सारे विषयों पे। तो इसलिए आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। आपने मेहमान आप कह रहे हैं ईरान और अमेरिका और इजराइल के वार में भारत अपना टांग अड़ाए, क्या करें प्रधानमंत्री मोदी, जरा ये समझना चाहिए। टांग तो आपने अड़ाया भाई साहब, सर टांग आपने अड़ाई इजराइल की तरफ से, आपकी कोई जरूरत नहीं थी टांग अड़ाने की। आप चुपचाप खामोश भी रहते तब भी आपके ईरान से रिश्ते अच्छे रहते। आपने तो जाके टांग अड़ाई, उनको चिढ़ाया। 2 दिन पहले युद्ध के आपको इजराइल ने बुला के एक फर्जी मेडल आपके गले में डाल दिया, वो उसी दिन वो पुरस्कार घोषित किया गया, उसके पहले वो पुरस्कार नहीं था। आपको मेडल पहना के बेवकूफ बना के वापस भेज दिया। तो आजकल जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री की छवि क्या हो गई दुनिया में? ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री, ये हो गई है प्रधानमंत्री की छवि, ये हो गई नरेंद्र मोदी जी की छवि। तो इसलिए मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, समझदारी से काम लो। अभी एस जयशंकर साहब कह रहे थे कि ईरान के नेताओं से बात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? काहे आप बात नहीं करेंगे जब देश संकट में है? इसलिए कि आपके दोस्त अडानी को महंगी गैस बेचनी है, आपके दोस्तों को महंगा तेल बेचना है, इसलिए आप बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा बेटा यही आपदा है और यही अवसर है, बना लो माल, भले ही देश गैस की लाइनों में खड़ा रहे, वरना तो। संजय जी ये बताइए, देखिए एक चीज इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत,
तो यूएन चार्टर का हवाला देकर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर ही भारत अपनी प्रतिक्रिया, संतुलित ही सही प्रतिक्रिया दे सकता था कि अमेरिका का यह हमला ईरान पर सही नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपने भी नाम लिए कि स्पेन जैसा देश भी बोल रहा है, इवन ब्रिटेन और जो उसके एलाई कंट्री वो भी बोल रहे हैं कि यह गलत है। लेकिन सवाल उठता है, प्रधानमंत्री की चुप्पी तो रही, लेकिन एक इसका बहुत सारे लोग जो बीजेपी के पक्षकार हैं उनका मानना है कि ये कहकर आप अमेरिका से दुश्मनी क्यों मोल ले लें, क्योंकि ट्रंप जैसा सनकी और पागल आदमी जो बात बात पर सैंक्शन और टैरिफ की बात करता है, और पहले एक बार 50% टैरिफ की बात कर दी थी, तो पता चला कि भारत को महंगा पड़ेगा, तो खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों लड़ने। अरे भाई साहब, आप तो 56 छुरी 56 इंची पता नहीं क्या क्या बनते हैं, महामानव विश्व गुरु, और अभी आप ये तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका से हम पंगा क्यों लें, वो तो हमें आंखें तरेर देगा और ये कर। आपको छोड़ कहां रहा है अमेरिका? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा। आपका पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका ने क्या किया? आपके कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को बुलाया, बंद कमरे में लंच किया, शहबाज शरीफ को बुलाया, बंद कमरे में लंच किया, उसके बाद बोला आई लव पाकिस्तान। ये है ट्रंप। 100 बार कम से कम बोला कि ये सीज फायर हमने दरअसल मोदी को ट्रेड डील खत्म करने की धमकी देकर ये सीज फायर कराया। प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी ट्रंप का नाम लेकर जवाब तक नहीं दिया। ये भी छोड़ दीजिए, एप्स्टीन फाइल्स में जब नाम आया अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का, और उसमें जब जिक्र आया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे पहले का एक वीडियो है ट्रंप का जिसमें ट्रंप ये कहता है कि मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खराब कर सकता हूं। ये है ट्रंप का बयान। क्या है प्रधानमंत्री जी आपका? ऐसा क्या छिपा रखा है ट्रंप ने आपका? ऐसा क्या छिपा रखा है कि आपके बारे में वो कहता है आपका कैरियर खत्म कर सकता है? क्या आप उसी दबाव में देश के स्वाभिमान का समझौता कर रहे हैं, देश के सम्मान का समझौता कर रहे हैं? आज भारत आजाद मुल्क है कि नहीं, आप मुझे बताइए। हमें 1947 में जो आजादी मिली शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान से, आज क्या बोलते हैं? कहते हैं हम तुम्हें 30 दिन के लिए परमिशन दे रहे हैं, जाके बच्चे ले लो तेल रूस से। ठीक है बच्चे, ठीक से खड़े रहो, ठीक से चलना, ठीक से बोलना, यहां जाना है। यहां एक गाना था, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। वही हाल हमारे प्रधानमंत्री का हो गया। आप बताइए, आपकी स्वतंत्रता और संप्रभुता पे कितना बड़ा हमला है कि आपको अमेरिका परमिशन दे रहा है रूस से तेल खरीदने के लिए। और इतना ही नहीं, कितने तरीके से आपने अखबार नहीं पढ़ा? सूत्रों के हवाले से खबर छप गई है कि भारत को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो सूत्र का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। उस सूत्र का नाम जयशंकर है, निर्मला सीतारमन है। क्या है उस सूत्र का नाम? ये सूत्र क्यों करते रहते हैं भैया? सूत्र क्यों करते रहते हैं? साफ साफ सामने आके बोलते क्यों नहीं? वो तो सामने आके बोलते हैं। उनका एक डिप्टी सेक्रेटरी आपकी देश की धरती पर आकर कहता है हमने जो गलती चीन के साथ की वो भारत के साथ नहीं करेंगे, हम भारत को अपना प्रतियोगी नहीं बनने देंगे। हमारे मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। उन्होंने हमारे लोगों को जो अमेरिका में पकड़ा, ठीक है मान लिया वो अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको आप इज्जत के साथ भी वापस भेज सकते थे। नहीं साहब, हाथों में हथकड़ी बांधी गई, पैरों में बेड़ियां बांधी गई और भारत की धरती पर उतार कर अपमानित किया गया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। पहले कहते थे 100 करोड़ की हमारी आबादी है, पूरी दुनिया में हमारे पास दबाव बनाने की शक्ति है। भूल गए आप वो इंटरव्यू? एक चैनल पे दिया था प्रधानमंत्री जी ने। आज तो आपकी 140 करोड़ की आबादी है। आज तो आप दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज तो भारत दुनिया का इतना बड़ा बाजार है कि कोई भी देश आपके साथ मिले बगैर रह नहीं सकता। फिर भी आप लगातार समझौते पे समझौता। तो आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से, ट्रंप से सिंग लड़ाने जाएं? हमने कब कहा सिंग लड़ाने जाएं? तो आपके सम्मान और स्वाभिमान पर जब जब चोट पहुंचाई जाए तब तो बोलोगे कम से कम। छोटे छोटे देश, मैक्सिको जैसा देश बोल रहा है, आप नहीं बोलोगे? मैं ये पूछना चाहता हूं,
आपको रोज कोई अपमानित करता रहे, आप उसका जवाब तक नहीं देंगे? बताइए आप मुझे। तो इसलिए जवाब तो नहीं दे रहे हैं, तो इसमें तो अब हम लोग कुछ बता नहीं इसलिए सकते। आपने एक ट्रेड डील कर लिया, एक ट्रेड डील कर लिया। वो ट्रेड डील अभी साइन भी नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। उससे पहले वो भारत को निर्देश देना शुरू कर दिया। क्या लिखा था उस ट्रेड डील में अजीत अंजुम जी? अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री, अमेरिका का गृह मंत्री भारत की निगरानी करेगा, और अगर भारत रूस से तेल खरीदते हुए पकड़ा गया तो हम फिर से टैरिफ बढ़ा देंगे। अरे कितना झुकोगे आप भाई? कितना भारत का स्वाभिमान और सम्मान गिरवी रखोगे? आपके ऊपर निगरानी रखेगा अमेरिका। तो इसका मतलब आपने अपनी आजादी से समझौता कर लिया है, अपनी संप्रभुता से समझौता कर लिया है, अपने स्वाभिमान और सम्मान से, भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया है। तो आपत्ति इस बात में, चलिए मान लिया आपकी वाजिब आपत्ति भी है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो तेल संकट है दुनिया में, जिस तेल संकट के खतरे दिखने लगे हैं, भारत में गैस संकट की खबरें आने लगी है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि उनके पास पर्याप्त भंडार है तेल का। कहीं से खबर आ रही 60 दिन, कभी 65 दिन, कभी 55 दिन, कभी 70 दिन, जो भी है, 74 दिन भी, 74 दिन भी। अब जैसे आज ही की अखबार की हेडलाइन है सामने, क्या दुनिया में तेल संकट, पाक बांग्लादेश हाफने लगे, भारत बोला यहाँ कमी नहीं। तो भारत तो कह रहा है कि हमारे पटाखा फोड़िए सब लोग, जितने अंधभक्त हैं पटाखा फोड़े, क्या दिक्कत है? जितने अंधभक्त हैं उनको कहिए पटाखा फोड़े, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, चलो तुम भी बेटा बर्बाद हो जाओ, इसी नाम पे पटाखे फोड़ो। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार का ट्वीट देख रहा था, मुझे शर्म आई। अरे भाई, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, हम भी बर्बाद हो जाएं क्या? इस बात के लिए हमें जश्न मनाना चाहिए क्या? पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान की नीतियां जाने, उससे हमारा क्या लाभ हो रहा है? हम भी बर्बाद हो जाएं या ये सोच के हम खुश हो जाएं? तो मैंने तो भक्तों के लिए योजना बता दी है प्रधानमंत्री की कि आप लोगों को गैस का संकट बिल्कुल नहीं आएगा। अंधभक्तों, नाली के गैस से चाय बनाओ, नाली के गैस से खाना बनाओ, नाला लानी जितने भी हैं पूरे देश के अंदर, वहां अपनी अपनी पाइप लगाकर बैठ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं तुम्हें। और अगर इससे भी काम ना चले तो अपने अपने छत पे खिचड़ी पकाओ सूर्य के प्रकाश में, और प्रधानमंत्री का साथ दो, और इजराइल और अमेरिका का साथ दो, जिसने 160 स्कूली बच्चियों को मार दिया, जिसने 100 तुम्हारे मेहमानों को मार दिया, जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, जो रोज तुमको अपमानित करता है। नेतन्याहू के लिए पूजा हो रही है अजीत अंजुम जी, पूजा हो रही है उस नेतन्याहू के लिए जिसके बेटे ने दुर्गा माता की इतनी आपत्तिजनक फोटो बनाई है। मैं दिखाता हूं आपको क्या अंधभक्ति हो रही है इस देश के अंदर। आपके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी के कारण आज देश इस हालत में पहुंचा है, और कोई वजह नहीं है। हालांकि जो आप दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो उसकी तथ्य की गारंटी आप लीजिएगा। कई बार मेरी तरफ से कहिए ना, मैं दिखा रहा हूँ, आपको उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए आपकी किस तरीके से उनके नेतन्याहू के बेटे ने ये ट्वीट किया था। और एक मैं आपको और सुनाना चाहता हूं क्या नीतियां रही हैं भारत सरकार की। यह है अटल जी ने क्या कहा था, वो सुनिए। पर इजराइल कब्जा करके बैठा है तो जमीन उसको खाली करना होगी। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है तो जमीन उसको खाली करना होगी। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय इमरान जी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप बताइए, ये थे अटल जी जिनकी एक नीति थी इजराइल को लेके, अरब को लेके। आपकी क्या नीति है, आप क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, जब इराक युद्ध हुआ था 2003 में, निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था दोनों सदनों में, उस समय कौन था? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये देखिए, ये फोटो मिल गई, ये नेतन्याहू के बेटे ने डाली है, और मैं इसकी जिम्मेदारी और इसकी पुष्टि मैं कर रहा हूं। इसमें कोई भी गलती हो तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं।
मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये ऐसे व्यक्ति के लिए भारत में पूजा हो रही है। नहीं, ये कहाँ पिक्चर है, किसी वेबसाइट पर है? चूंकि मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं हाँ, जानना तो चाह रहा हूँ। ये मैं आपको ट्विटर भी भेज देता हूँ, ट्वीट जिसपे उसके लड़के ने ट्वीट किया है, ये बात करते करते मैंने आपको भेज दिया इसको। चलिए, मैं इसको हम देखेंगे क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में। लेकिन वापस लौटते हैं कि देखिए, ऐसे भी अगर अगर वार जैसी स्थिति के आज 11 दिन हो गए, फुल स्केल वार है मोटे तौर पर मान लें, लेकिन इस वार से अगर तेल गैस की तात्कालिक तौर पर आने वाले समय में कुछ किल्लत होती भी है, जैसे गैस की किल्लत अभी शुरू हुई है, अब शुरू में आप जैसा कि बोल रहे थे, मोरबी जो टाइल्स फैक्ट्री है गुजरात में ही है, वहां 100-200 फैक्ट्रियां बंद हो गई। अलग अलग शहरों की खबरें हैं, कहीं होटल बंद हो रहा है, बेंगलुरु से खबर आ रही है, महाराष्ट्र में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद हो गया, एमपी में सिलेंडर की किल्लत हो रही है, यूपी में बुकिंग के 4 दिन बाद डिलीवरी नहीं मिल रही है, कई जगह पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी है। अब इसका उपाय तो है नहीं। अब तो ये अमेरिका जब तक इस युद्ध को समेटेगा नहीं, तब तक स्थितियां बेहतर होंगी नहीं। तो भारत सरकार अभी को आपने कहा ना, भंडारण में ही कर सकती है, अभी आपने बात स्वीकार की ना, प्रोक्योर करने में कर सकती है, कहां से तेल गैस अभी आपने बात स्वीकार की ना कि जब तक ये युद्ध थमेगा नहीं तब तक ये संकट थमेगा नहीं। तो क्या ये समझ प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है? क्या ये समझ प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है कि जिस हार्मोज के रास्ते से पूरी दुनिया का 20% और भारत का 60% कच्चा तेल आता है, वो रास्ता अगर बंद रहेगा तो पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी? ये समझ नहीं है? 50% गैस जिस रास्ते से आएगी वो रास्ता, और भारत में गैस के भंडारण की बहुत ज्यादा व्यवस्था भी नहीं है। अब 25-25 दिन घरेलू गैस के सिलेंडरों के लिए तारीखें मिल रही है, 25-25 दिन बाद की। तो इसलिए वेल्डिंग के काम ठप पड़ गए, 21 दिन की बुकिंग थी, उसको काम ठप पड़ गए। इससे कितनी लाखों बेरोजगारी पैदा होगी बड़े बड़े शहरों में जब होटल्स बंद हो जाएंगे, आप सोचिए। तो अगर हम और आप ये बात आसानी से समझ पा रहे हैं तो मोदी जी और सरकार में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका की चमचागिरी में ऐसे डूबे हुए हैं प्रधानमंत्री जी कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो एकदम अपने आप को नतमस्तक कर लिया है। तो इसलिए वो नाप तोल रहे होंगे ना भाई। देखिए, आपको बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, सरकार को घेरने के लिए नापने तोलने की जरूरत नहीं। तराजू लेकर प्रधानमंत्री हैं, देश की जिम्मेदारी है, तो नापेंगे तोलेंगे कि क्या बोले उससे नुकसान हो, कहाँ चुप रहे उससे फायदा हो, या चुप्पी तो भैया उखली में सर डालने की आपको क्या जरूरत थी? आपको इजराइल की यात्रा ऐसे वक्त में करने की क्या जरूरत थी जबकि आपकी यात्रा के 1 महीने पहले से पूरे दुनिया में ये प्रचार चल रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पे हमला कर सकता है, इजराइल किसी भी वक्त ईरान पे हमला कर सकता है। इतने आप बच्चे हैं, इतनी बचकानी समझ है आपकी, फिर तो आप देश के प्रधानमंत्री होने के काबिल नहीं है। तो क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है? क्या है ये? क्यों इतना झुके हुए हैं? क्यों भारत के प्रतिष्ठा को इतनी चोट पहुंचा रहे हैं आप? ये सवाल है मेरा प्रधानमंत्री जी से। और मैंने 267 का नोटिस भी दिया था चर्चा के लिए, 2 दिन लगातार दे चुका हूं, एक्सेप्ट नहीं हुई नोटिस हमारी। तो जब वो चर्चा होगी तो मैं सारे विषय रखूंगा देश के संसद में। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि विपक्ष को कूटनीति की समझ नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं, कूटनीति नहीं जानते, इसलिए खामखा चाहते हैं कि जब जंग जैसी स्थिति है उसमें कुछ बोलें, बयानबाजी करें और उससे भारत का नुकसान हो जाए। तो इसलिए कूटनीति तो हम लोग जानते हैं, उस तरह से सरकार काम कर रही है। देखिए, कूटनीति तो हम लोग जानते हैं, थूक नीति हम लोग नहीं जानते। दिक्कत यह है कि थूक के चाटने वाली ये जो नीति है, कभी आप कहोगे कि अरे 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 ये ट्रंप के ऊपर भरोसा कर रहे हो तुम लोग, ये तो महा मूर्ख आदमी है, ये तो मतलब नॉन सीरियस आदमी है, इसकी बात पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो? कभी आप कहोगे वो ट्रंप तो भगवान है, उसकी बात पे भरोसा क्यों नहीं करोगे? तो इसको कहते हैं ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री की ये जो नीति है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। उनकी छवि एक नॉन सीरियस नेता की पूरे देश में, विश्वगुरु नहीं है, जबरदस्ती के विश्वगुरु बने हुए हैं।
ये कोई नीति थोड़ी है आपकी। आपको धमका के ट्रेड डील कर लेता है, आपसे कहता है भाई भारत में अमेरिका के सामान पे 0 टैक्स लगेगा। बोले हाँ साहब। बोले हम लेकिन तुमसे 18% लेंगे। बोले हाँ साहब। हमसे पूछ के ही रूस से तेल खरीदना। हाँ साहब। देखो हमारे लिए कृषि क्षेत्र भी खोलो। हाँ साहब। तो ये जी हुजूरी कब तक करोगे आप भाई? अरे अच्छा, आखिरी सवाल, आपने परमाणु परीक्षण किया। अरे अंतिम बात एक और कर लूं। अजीत अंजुम जी, कुछ अंधभक्त प्रचारित कर रहे हैं कि 65 में और 71 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। कौन था तब पाकिस्तान ईरान का शासक? शाह रजा पहलवी का पिट्ठू था। अमेरिका का पिट्ठू शाह रजा पहलवी। लेकिन जब से खुमैनी और खामेनेई का शासन आया वहां पे आपके रिश्ते तो कभी खराब नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात, इसी ईरान को लेके आपकी क्या नीति है? जब वहां के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई, आपने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। यही प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। आपने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। इसी ईरान के साथ आपके इतने प्रगाढ़ रिश्ते थे कि आपने, जैसा मैंने बताया, कि खामेनेई जी से मुलाकात करके चाबहार पोर्ट का समझौता किया। 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वहां पे। आप 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आपको अमेरिका ने कहा पोर्ट बंद करो, आपने पोर्ट बंद कर दिया। तो आपकी नीति क्या है? आपको पता है 71 में 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था हिंदुस्तान के बंगाल की खाड़ी में। तो उसका नाम नहीं लेते ये लोग। 65 में हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, उसका नाम नहीं लेते ये लोग। हमारे ऊपर कितने बार प्रतिबंध, जब परमाणु परीक्षण किया इंदिरा जी ने और उसके बाद अटल जी ने, तो हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। तो क्या अटल जी झुक गए? मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी झुक गए क्या? हमने परमाणु परीक्षण किया और आज परमाणु शक्ति संपन्न देश अगर भारत है तो इसी के कारण दुनिया का कोई देश हमारे ऊपर हमला करने से डरता है। वरना तो जिस प्रकार का ट्रंप जो है एक पागल हाथी इस वक्त बन चुका है, वो किसी को भी कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन हमको इसलिए कुचल नहीं सकता कि आज हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और अटल जी झुके नहीं आर्थिक प्रतिबंधों के आगे। मनमोहन सिंह जी भी नहीं झुके, उनके समय में भी आर्थिक प्रतिबंध लगा। तो आप इस भारत के गौरव में, इंदिरा गांधी अगर निक्सन के सामने झुक गई होती, 45 मिनट बैठ के आई निक्सन, इंतजार करा, झुक गई होती, गांधी जी के लिए तो मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने किए वो नहीं हुए होते। शब्दों का प्रयोग निक्सन ने किया जो मैं आपके चैनल पे भी नहीं बोल सकता। मैं भी इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जी। तो आप बताइए कि वो भी तो प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो वो तो नहीं झुके। और कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे बीजेपी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, किसी पार्टी का रहा हो, कोई झुका नहीं ना। उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध भी बर्दाश्त किया, उन्होंने अमेरिका की दादागिरी भी बर्दाश्त किया, लेकिन भारत के स्वाभिमान को कभी नहीं गिरने दिया। नहीं तो भारत प्रधानमंत्री मोदी आजाद राष्ट्र है, ये हमेशा भरोसा दिलाया इस देश की जनता को। और आपने क्या किया साहब? आखिरी एक सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अब क्या ऐसा करें कि ताकि विपक्ष संतुष्ट हो जाए? भाई जंग तो शुरू है, 11 दिन हो चुके, होना था हो गया। भारत के हित में करें। देखिए मैं बहुत स्ट्रेट बोल रहा हूं, सीधे बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करें वो भारत के हित में करें, किसी के दबाव में ना रहें। और भारत का हित इस वक्त किस चीज में है कि हमारे देश में महंगाई ना बढ़ने पाए, और महंगाई बढ़ने ना पाए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे तेल और गैस की आपूर्ति बाधित ना हो। वो बाधित कैसे नहीं होगी? जब आप हार्मोज के समुद्री मार्ग को खुलवा पाने में सफल हो जाएंगे। वो सफल आप कैसे होंगे? जब ईरान के अधिकारियों से आप बात करेंगे, मुंह छिपा के गुफा में छिपे रहेंगे, तो इससे देश का नुकसान होगा, देश की जनता का नुकसान होगा। आपके दोस्त अडानी को जरूर फायदा होगा, वो तीन गुना दाम में गैस बेच रहा है अभी, वो 10 गुना दाम में गैस बेचेगा, उसको फायदा होगा, मैं मानता हूं। या तेल बेचने वाले जो आपके साथी व्यापारी मित्र हैं, उनको भी फायदा होगा, लेकिन देश की जनता को नुकसान होगा।
तो प्रधानमंत्री जी कृपा करके देश के लोगों के हित में जो जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है उसको कीजिए और वो रास्ता कृपा करके खुलवाइए और हमारा जो तेल की जो आपूर्ति बाधित हो रही है वो कम से कम, और गैस की जो आपूर्ति बाधित हो रही है वो कम से कम खुले और देश में एक राहत की सांस ली जा सके, क्योंकि युद्ध ऐसे चलता रहा और आपकी ये भूमिका रही तो नुकसान देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। और एक बात अंतिम और मैं कह दूं, ना तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत युद्ध है, ना तो ये अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत युद्ध है, ना तो उसकी पार्टी और ना ही नाटो के जो सदस्य हैं उनके द्वारा स्वीकृत युद्ध है। तो जब इसमें सारे लोग उसके खिलाफ हैं तो आप क्यों चमचागिरी में पड़े भैया? इससे निकलो बाहर। इजराइल और अमेरिका के पिछलग्गू बन के काम नहीं चलेगा, इससे बाहर निकलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी बात करने के लिए। और खत्म करने से पहले आखिरी ये बता दूं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की तरफ से बड़ा बयान आया, बड़ी धमकी कि आज रात ईरान पर और बड़ा हमला होने वाला है। तो हमें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं जंग कब तक चलती है, कितनी लंबी चलती है और उसका असर भारत पर क्या होता है और भारत की जनता को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है और प्रधानमंत्री मोदी कब तक मौन साधे रहते हैं। फिलहाल नमस्कार।